श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, सीएसएस रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक आवश्यक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा केंद्र में निम्नलिखित रेलवे गेटों पर डबल लाइन फ्लाईओवर या फिर अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, 111 ए रेल गेट बेलडंगा नवदा राज्य मार्ग के पंचराय मोड़ पर है। 120 ई रेल गेट बेलडंगा भप्ता NH 34 के बेलडंगा 1 ब्लॉक पर है। 104 टी रेल गेट रेजीनगर नदिया राज्य मार्ग के रेजीनगर बेलडंगा 2 ब्लॉक पर है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी गेट सियालदा लालगोला लाइन पर स्थित है और बार बार ट्रेन गुजरने के कारण यातायात में समस्या पैदा करते हैं। इन रेल गेट पर भीड़ भाड़ के कारण आपातकालीन सेवाओं में देरी होती है जिससे जान और संपत्ति का नुकसान होता है। कई गंभीर बीमार लोगों ने इस गेट पर फंसने के कारण अपनी जान वहीं पर छोड़ दी और उन्हें अस्पताल भी नहीं पहुंचा पाए। कुछ दिनों पहले एक मकान में आग लगने की वजह से वो पूरा मकान जलकर राख हो गया क्योंकि रेल गेट बंद होने के कारण फायर ब्रिगेड को उस मकान तक पहुंचा नहीं सके। इन समस्याओं के कारण और इस समस्याओं को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन रेलवे गेट पर डबल लेन फ्लाईओवर अथवा अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाए जिससे कि इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यों के कल के शून्यकाल में जिनके नाम थे उनको मैं बुलवाने की कोशिश करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अपनी बात को 1 मिनट के अंदर रखने की कोशिश करें। माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्य श्री एंटोनी जी। माइक चालू नहीं है? नहीं, चालू है। माननीय सदस्य श्री एंटोनी जी। Madam, I rise today to draw attention of the August House to a significant issue affecting the nursing community in our country. I have raised the issues of the nurses in private hospitals in this house several times. The Indian Professional Nurses Association has consistently appealed to the Ministry of Health and Family Welfare, asking for the adoption of standardized nomenclature for nursing personnel in both government and private sector hospitals. Unfortunately, despite the directive issued by the Union Ministry on 9 September 2016, the private sector remains unaffected by this policy. Nurses in private hospitals are also the cornerstone of our healthcare system, demonstrating unwavering commitment to serving the nation, particularly during challenging times. However, they encounter discrimination and lack of acknowledgement in comparison
to their counterparts in government institutions. This inequity not only unjust but also undermines their invaluable contributions to our health sector. I urge the central government to take necessary steps as to ensure that nurses in private hospitals are accorded the same respect, recognition and standing as those in government hospitals. It is imperative that we uphold the principles of equal justice enshrined in our constitution and provide our nurses with the dignity and recognition they deserve. Thank you. माननीय सदस्य गणेश सिंह जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय रखने का जो अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ मोबाइल फ़ोन की ओर। आज दुनिया में मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल फ़ोन गांव-गांव में, घर-घर में प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक इसका उपयोग किया जाता है। वाकई में ये बहुत उपयोगी भी है और अब तो शासकीय और निजी दस्तावेजों में मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है तथा शासन की अधिकांश हितग्राही योजनाओं का लाभ मोबाइल नंबर के माध्यम से दिया जाता है। महोदय, मोबाइल फ़ोन की कॉलिंग दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण से ग्रामीण जन रिचार्ज की बजाय नया सिम ले लेते हैं, क्योंकि मोबाइल कंपनियां शुरुआत में तो 2-3 महीने तक फ्री ऑफर देते हैं और फिर रिचार्ज भी वसूलते हैं तथा कोई भी रिचार्ज पूरे महीने का नहीं होता, कभी 28 दिन, कभी 24 दिन या उससे भी कम दिनों का होता है। रिचार्ज न करने पर नंबर बंद कर दिया जाता है, इसलिए नया सिम लेना लोगों की मजबूरी हो जाती है। हितग्राहियों के नंबर बदलने के कारण वे सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मोबाइल फ़ोन की कॉलिंग दर को सस्ता किए जाने के लिए सभी कंपनियों को एडवाइजरी भेजें, जो बहुत ज़रूरी है, जनहित का मामला है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पार्थो भौमिक जी। सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपका माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान से ये बात मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। ये बंगाल में एक एम्स है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसके लिए लैंड दिया था और पेशेंट के जाने के सुविधा के लिए एक स्टेट हाईवे भी उन्होंने बनाया। लेकिन दमदम एयरपोर्ट से कल्याणी एम्स हाईवे से जाने के लिए 50 मिनट लगता है, ट्रेन से जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। अगर रेल मंत्री ने पहले वो दमदम मेट्रो से कल्याणी एम्स तक एक मेट्रो का कोई चिंता भावना करे तो पेशेंट के लिए ये आदरणीय बात होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कंवर सिंह तंवर जी।